और इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश भर के मीडिया कर्मियों से, मीडिया संस्थानों के प्रमुखों के एडिटर्स से बातचीत कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं देखिए। और जिन देशों ने या इन राज्यों ने लापरवाही करी है तो वहां पर केस बढ़े हैं, जो उदाहरण आपके सामने है। दुनिया में तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इटली जैसा विकसित राष्ट्र भी, इटली हो, स्पेन हो, अमेरिका हो, वहां क्या हुआ आप देख रहे हैं। और चाइना ने कंट्रोल कर लिया, जर्मनी ने कंट्रोल किया, साउथ कोरिया ने कंट्रोल किया, कई मुल्कों ने, हांगकांग भी हो, चाहे सिंगापुर हो, ताइवान हो, कंट्रोल रहा शुरू से। राजस्थान में लोगों ने बहुत ही शुरुआत से बहुत सीरियस किया इसको, आप सबको इसकी जानकारी है। और मीडिया ने कमी नहीं रखी, जिस रूप में कोरोना के पूरे अभियान के दरमियान के अंदर मीडिया ने बढ़ चढ़ करके, चाहे वो प्रिंट हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, और चाहे वो विजुअल हो, मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया प्राइवेट को छोड़ दीजिए, सबने मिलकर के कोरोना से जंग करे जीती जाए, इसमें आप लोगों सहयोग सराहनीय है। जितने हमने मीटिंग करी, वीसी करी, मैं बराबर बैठे कर रहा हूँ कि लगातार आप लोगों रखो, मैं खुद ही इसको जनता के तक पहुंचाया, जनता के तक पहुंचाया, उसका नाम मिला। लोग समझ गए कि वास्तव में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, घरों में रहने की बात हो, सहयोग करने की बात, इक्का दुक्का रखना छोड़ दीजिए। बड़ा पूरे प्रदेश को आप 22-23 से ही जिस प्रकार से आपने लॉकडाउन किया, उसके बाद लगातार पूरे प्रदेश में गरीब सभी लोगों ने साथ दिया। और आज हम कह सकते हैं कि कल मैंने विषय दी थी पूरे राजस्थान के हमारे साथ विभिन्न वर्गों के थे, वो एक भावना के साथ बोले सब लोग, हम जो भी निर्णय सरकार करेगी, आगे बढ़ाना है या क्या करना, हम आपके साथ करेंगे। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये महामारी बहुत खतरनाक है, इसको इजीली नहीं लेना चाहिए। और उसी रूप में हम लोग भी इसको लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। अभी भारत में जो अभी फिगर मेरे पास थे 7,600 से ज्यादा तो बीमारी से आ चुके हैं, 239 अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। राजस्थान में भिलवाड़ा का उदाहरण आपके सामने है, वहां 2 मौतें हुई जो कि बहुत ज्यादा बुजुर्ग थे। ज्यादा बुजुर्ग लोग मैं कहना चाहूंगा आपको इसके बारे में, जो हमने एक्सपर्ट राय दी है कि ये बीमारी ऐसी बीमारी है जो इम्यूनिटी कम है आपकी तो ज्यादा तकलीफ होती है। बुजुर्गों को ज्यादा खतरा इससे इसीलिए बनता है। और जो लोग मरे हैं, 8 लोग करीब मरे राजस्थान के अंदर, भारत सरकार 3 ही मान रही थी या मान रही है, इसलिए कि जो ये बीमारी ऐसी है, जब संक्रमित होता कोई व्यक्ति और बुजुर्ग है तो पहले कोई बीमारी उसको है, चाहे किडनी की हो, चाहे लंग्स की हो, या कोई भी बीमारी हो, तो इस कोरोना वायरस का ये खासियत है, जब शरीर प्रवेश करता है उसके बाद में अगर कोई बीमारी पहले से है उसको एकदम बढ़ाता ही और संभावना बढ़ जाती, वो आदमी वेंटिलेटर में जाए और बच्चे नहीं। किसी कारण में लोग मारे गए थे। बड़ा है, आपको मालूम होगा कि अधिकांश राजस्थान के अंदर अभी तक वेंटिलेटर यूज नहीं आ रहा है, बिना वेंटिलेटर के इलाज हो रहा है, ये स्थिति है। पर हमें कोई कमी नहीं छोड़ी वेंटिलेटर्स की, आईसीयू बेड्स की, क्वारंटाइन करने के लिए अगर व्यवस्था करने की बात हो, टेस्टिंग की बात हो, भी कुछ समय ने आपको बताया, और रैपिड टेस्ट करना जल्दी शुरू कर देंगे। इस रूप में हम लोग चाहेंगे कि स्क्रीनिंग के लिए पूरे प्रदेश की जा रही है। लगभग 6 करोड़ से अधिक लोग स्क्रीनिंग हो चुकी है और बाकी लोग भी हो जाएंगे। जैसे मॉडल अपनाया जाएगा भिलवाड़ा के अंदर, वहां के पूरे भिलवाड़ा के तमाम लोगों की उनकी पूरी स्क्रीनिंग की गई। करीब 6 लाख हाउस होल्ड थे, इसके
बुलेटिन के माध्यम से अगर कोई रिपोर्ट आती है, कोई आपको लगता है सिम्टम्स है, तो उनके लिए आपने टेस्ट किए, क्वारंटाइन में रखा। अभी तक करीब 8,000 लोग क्वारंटाइन होंगे वहां पर। इस रूप में जो कदम उठाए गए उसके कारण आज देश भर में चर्चा इसलिए बनी, एक भी व्यक्ति जो है इतना उतारा होगा अभी इन दिनों में, पर 25 लोग से बचे हुए, लोगों को छोड़ के 25 के 25 नए जो आ गए। इस रूप में हम लोग इसको एडॉप्ट किए हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो राजस्थान की स्थिति बनी आपके सामने, जयपुर के अलावा जोधपुर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, टोंक, कोटा, एक सप्ताह के अंदर बढ़ी है। और इसका ही आप देखा होगा, सुना होगा कि मल्टीपल इसके रोगियों की संख्या बढ़ती है। इसलिए इस बात का एहसास भी हम लोगों को है, उसी रूप में हम लोग इसको ध्यान दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप मेरे कोई आशंका है, शंका हो आप पूछिएगा तो मैं उसके जवाब दूंगा। धन्यवाद। साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरीके से ये कार्यक्रम प्लान किया गया है। मैं सबसे पहले हर्षा कुमारी सिंह जी से निवेदन करूंगा कि उन्होंने ऐसा जाहिर की थी कि अपना कोई प्रश्न है। हर्षा कुमारी सिंह, हर्षा जी है? उसको जयपुर में किस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो की चर्चा हो रही है, उसको चेंज करके उसको जयपुर के हिसाब से कैसे करना। क्योंकि पहले हमने सुना था कि हेल्थ मिनिस्टर जी ये भी कहते हो कि जयपुर में उस तरह से इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेजी से है। देखो ठीक है, आपने पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जितना सिटी का एरिया अंदर का है, बिगड़वा की पॉपुलेशन पूरी बिगड़वा की और बिगड़वा की जो स्थिति है सिटी की, और यहाँ जयपुर शहर के इलाका एक सा है आबादी के लिहाज से। और रामगंज की जो स्थिति वो आप जानते हैं कि डेंसिटी बहुत ज्यादा है वहां घरों के अंदर, और उसके हिसाब से पूरी प्लानिंग कर ली हुई है। और उसी रूप में बिगड़वा एक मॉडल का आधार है। हम चाहेंगे जयपुर की स्थिति अगर संख्या बढ़ गई है महिलाओं की या पॉजिटिव की, उसी हिसाब से तैयारी की जाए, उसी ढंग से तैयारी की जा रही है। क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा तो बड़ी संख्या में हॉस्टल्स की व्यवस्था की गई है। हॉस्टल्स, हॉस्पिटल्स, होटल के रूप में तो होटल भी कम आएंगे, वो कमी नहीं रखेंगे। इसी प्रकार स्टेडियम के अंदर हम सोच रहे हैं कि महाराष्ट्र की तरह वहां पर क्वारंटाइन की जगह बने, वहां पर बड़े बड़े टेंट लग करके, डॉग बन करके, तो तमाम तरह से जो सुविधाएं हैं, टेस्ट की सुविधाएं हैं, वो बढ़ा दी गई। पहले 200 थी, SMS के अंदर आज 500 है और बढ़ रही है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने तय किया कि टेस्टिंग हो, इसके लिए पूरे शहर की भी हो, शहर के बाहर की भी हो, और उनको टाइमली से व्यवस्था करेंगे, कैसे रहना, कैसे उनको डिस्टेंस मेंटेन करवाना है, सब व्यवस्था की जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि संजय बढ़ती जा रही है, कोई वजह से कुछ हो रहा नहीं, पर चाहेंगे कि इस प्रकार के दुख हो रही है, एक हो है कि टेस्ट जो किए जा रहे हैं सिम्टम्स आने के बाद में किए जा रहे। अब इतने बढ़ गई कि बिना सिम्टम्स के भी पॉजिटिव आ रहे लोग राजस्थान के अंदर। हमने तय किया कि क्यों नहीं हम लोग जो दूसरी थ्योरी है मैक्सिमम टेस्टिंग की जा रही, इसीलिए 10 लाख किट का आदेश दिया गया है। उसी रूप में हम चाहेंगे कि पूरे आबादी का टेस्टिंग करें, स्क्रीनिंग करें। टेस्टिंग उसका होगा जो सिम्टम दिखेंगे उसके अंदर। रैपिड जब टेस्ट होगा उसमें जो पॉजिटिव आएंगे उसके अंदर एंटीबॉडी डेवलप होगी, उसका टेस्ट किया जाएगा। जो परफेक्ट टेस्ट PCR वाला है उसको किया जाएगा। इस रूप में हम चाहेंगे कि टेस्ट करें, और किसी ढंग से अगर वहां चाइना का अगर वो ठीक हो सकता है, वहाँ की पब्लिक की अब देखा होगा कि लाइफ जो वहाँ पर नॉर्मल हो गई है, लोग सिनेमा जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, जबकि वहाँ तो पूरे दुनिया के अंदर चिंता में बढ़ गया था। तो हम जाएंगे राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर वो स्थिति कैसे पैदा हो, उसी में हम तैयारी करें। थैंक यू हर्षा कुमारी जी। For next question,
my request is to Rohit Priyal ji. ये जैसे लॉकडाउन का पीरियड 21 डेज हो चुका है, आपको क्या मानना है कि कई फैक्ट्रीज में ऐसा सुनने में है कि उन्होंने काम लेबर को रिटेन रखा, उन्होंने उनको जाने नहीं किया है, वो वहीं पे रहते हैं आइसोलेशन में। आपका क्या इरादा है कि कुछ जगह पे आप सिलेक्टिव अलाउ कर देंगे कि प्रोडक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाए, काम स्टार्ट हो जाए? देखिए, जो इकोनॉमिक स्थिति बनी है प्रदेश की बड़ी चिंताजनक है। गाड़ी को पट्टी में लाने में मुश्किल काम होगा। जब कभी लॉकडाउन खुलेगा तब भी बहुत बड़ा काम है कि छोटे व्यापारियों लग जाएंगे 15-20 दिन, 1 महीना, छोटे उद्योगों को लग जाएंगे महीने 2 महीने। बड़ा अगर उद्योग है तो 3-4 महीने लग सकता है चालू होने में, कई दिक्कत आती है उसको। और मजदूर वो बिहार को यूपी के चले गए, वो तो बच्चे यहाँ पर है बाहर के राज्यों के लिए। अभी प्रधानमंत्री के साथ में जो बीची हुई थी उसमें भी हमने क्वेश्चन उठाया था कि जो लोग कैंपों में रह रहे हैं मजदूर लोग, उनको अलग करना चाहिए, अपने अपने राज्यों में जाए, घरों में जाए। पर कल के बीची के बाद में लगता है कि नई गाइडलाइन शुरू हुई जारी हुई जल्दी उससे समस्या करेंगे कि किस प्रकार से उन मजदूरों जो रहना चाहते हैं, काम करना है तो लोग तो गाइडलाइन कैसे कर पाएंगे? पर सरकार को मंशा है लॉकडाउन में कब तक करते जाएंगे? लॉकडाउन करना बड़ा आसान है, लॉकडाउन खोलना बड़ी चुनौती है, ये मेरा मानना है। इसे चुनौती को भी स्वीकार करने करना पड़ेगा। अगर 21 दिन बाद नहीं करेंगे तो 15 दिन बाद करना पड़ेगा। कभी कभी दुकानें खोले, एक्टिविटी नॉर्मल हो, इंडस्ट्री वापस शुरू हो, तभी तो रोजगार मिलेगा और तभी इकोनॉमी गाड़ी पट्टी में आएगी, तभी तो रेवेन्यू आएंगे केंद्र के पास में, राज्यों के पास में, कभी वो खर्च होगा। अभी तो पूरी साइकिल टूट चुकी है। Thank you, sir. Rohit ji, thank you very much. Next I call upon Manoj Mathur ji from ZTV. सर, मेरा प्रश्न जो है वो 2 बातों को लेकर है। पहला तो Manoj Mathur ji, please. हाँ जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? ये इसको ऑन करो। सर, मेरा प्रश्न जो है वो 2 बातों के लिए है। पहला तो ये कि जो पुलिसमैन आज फील्ड में काम कर रहे हैं, खासतौर से आइसोलेशन सेंटर्स की सिक्योरिटी के लिए, उनको पीपीई किट की आवश्यकता है। और दूसरा जो मेरा प्रश्न है वो ये कि कुछ हॉस्टल्स में देश के विदेश के बच्चे अभी भी रह रहे हैं, उनमें से कुछ हॉस्टल्स के पास प्रशासन की ओर से उनको एक्वायर करने की बात कही गई है, तो इसको सरकार को थोड़ा सा गंभीरता से लेते हुए उन हॉस्टल्स को एक्सक्लूड करना चाहिए। इस पे आपसे एक बात पूछना चाह रहा था। देखिए, पीपीई किट पहनना कोई आसान काम नहीं है। डॉक्टर भी पहनते हैं तो जानते हैं कि कितना मुश्किल से पहनते हैं, हर एक व्यक्ति पहन नहीं सकता है। फिर भी सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। 20,000 किट अभी हमारे पास मौजूद है, 650 किट कोटा में मौजूद है और 1.5 लाख का आदेश दिए जा चुके हैं। उसी रूप में किट जो है तमाम उन लोगों को जिनको जरूरत है, स्वास्थ्य कर्मियों को या किसी को भी, उनको सरकार देगी। हम चाहेंगे हमारी पार्टी कोरोना लड़ने की है तो हमारा फर्ज बनता है, आपका हमारा सबका, कि जो योद्धा है लड़ने के लिए, जिनको सलाम करते हैं बार बार, उनका ख्याल रखा जाए, उनकी जिंदगी का ख्याल रखा जाए। और इसीलिए अब देखा होगा कि प्रोटेक्शन कैसे हो, उसका एक तो वो ध्यान रखेंगे और दूसरा उन्हें कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपने देखा होगा परसों मैंने फैसला किया, जिस प्रकार भारत सरकार ने 50 लाख रुपए का बीमा किया उनका स्वास्थ्य कर्मियों का, हमने उनको छोड़ के कोई भी सरकारी कर्मचारी है, चाहे वो संविदा कर्मी भी क्यों नहीं हो, उन सबको हमने कवर कर लिया कि जो व्यक्ति कोरोना की ड्यूटी पे दरमियान में कोरोना पॉजिटिव होगा, उसकी अनफॉर्चुनेटली डेथ होती है तो उसको 50 लाख रुपए मिलेंगे। ये हमने बड़ा फैसला किया। और जो कर्मचारी सरकार का पक्का कर्मचारी है उसको भी मिलेंगे, उसको बेनिफिट मिलेंगे। तो ये फैसला इसीलिए किया। तो आप निश्चित हैं कि इस पर कोई कमी नहीं आएगी और उनको भी रखा जाएगा। और जहां जहां जो रह रहे हैं उनको कहा गया आप ही रहो, हम आपका ख्याल रखेंगे। थैंक यू।
यू सर, धन्यवाद मनोज जी। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीरेंद्र सिंह जी राठौड़, मुख्यमंत्री जी आपने भीलवाड़ा में बड़ा अच्छा काम किया। ऐसा नहीं लग रहा कि रामगढ़ में हम काफी देर कर चुके हैं, इसको रामगढ़ एरिया को हॉटस्पॉट होता कर रहा है। इसमें हम सीआरपीएफ या कोई पैरा फोर्सेस को यहाँ नियुक्त करें और उनके द्वारा कानून की पालना हो। जिस तरह से अभी भी कई मस्जिदों में जबरदस्ती वो पुलिस के जवानों को धक्का देके जा रहे हैं और कर रहे हैं, तो लगता है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सच्ची भी ज्यादा बढ़ती जाए। रामगढ़ में तो काफी कुछ शक्ति की इस पूरे कोरोना अभियान के अंदर आपने सुना होगा, भीलवाड़ा मॉडल का नाम ही शक्ति है। भीलवाड़ा मॉडल के अंदर उसका जो टैगो बना है रूथलेस कंटेनमेंट। उसके बगैर संभव नहीं है। चाहे रामगंज हो चाहे वो लक्ष्मणगंज हो, कोई भी गंज होगा, हम इंस्ट्रक्ट करेंगे। हम चाहेंगे कि रूथलेसली वहां पर फॉलो हो जो गवर्नमेंट गाइडलाइन हो। इसलिए लेट होने की बात नहीं है। वहां जो पेशेंट बाहर से आया था विदेश से, उसके बिल्कुल भी घूमता रहा वो उनका दोस्त लोग जहां वो गए वहां फैलता गया। इस रूप में रामदेव की शुरुआत ऐसे हो गई। पर जब से जानकारी मिली उसके बाद सरकार की तरफ से जो इंतजाम किए गए वो बेमिसाल है। और अब हम और ज्यादा बड़े रूप में, क्योंकि जयपुर शहर के आपको मालूम है, आपको तो 4 दिवाली के बाद भी लोग आ गए, वापिस देश आने लग गए। तो जयपुर हमारे लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है और हम लोग भी उस चुनौती को स्वीकार करके चल रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप सबकी दुआओं से, आप सबके सहयोग से, क्योंकि ऐसा माहौल पहली बार देख रहे हैं आप राजस्थान के अंदर कि जहां हमने शुरुआती करी थी, तमाम अपनी पार्टियों को बुलाया गया, कारण के अंदर ही तमाम धर्म गुरुओं को बुलाया गया, उनको रिक्वेस्ट की गई, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च के अंदर आने वाले नजर करो, पब्लिक में रहेंगे। और उन्होंने हमारी बात को माना। सोशल एक्टिविस्ट से बुला के बात करी गई। तो उसके बाद में आप देख रहे हो कि राजस्थान में तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग, तमाम धार्मिक लोग, तमाम विभिन्न वर्गों के लोग और आम जनता मीडिया सब मिलकर ऐसा माहौल बना दिया है राजस्थान में। मैं समझता हूँ कि मैं क्या भी फोन करके पूछता हूँ फीडबैक लेने के लिए, तो मैं खुद वो लोग बात करते हैं, सबके सहयोग से लोग लड़ाई कर रहे हैं और भविष्य विजय होंगे, ये कॉन्फिडेंस है। तो ये सवाल रामगढ़ का नहीं है, सवाल ये कि हमने चारों ओर से ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि बाथरूम बना दिया अलग से और तत्काल लेने के लिए पोल को बना हुआ इसे ढूंढे सेक्टर में। फिर मेरे लेवल पर बीसी करीब करीब हमेशा बोली है, स्वास्थ्य मंत्री जी बैठते हैं, मैं बैठता हूँ, सब लोग बैठते हैं और विभिन्न जिलों से बीसी हो रही है, विभिन्न वर्गों से बीसी हो रही है और जो फीडबैक मिलता है उसके आधार पर कार्रवाई होती है। 200 लाइनों का आज कंट्रोल रूम है यहाँ पर सचिवालय में, उसको यूज कर रहे हैं और टोटली में देखिए 30,000 पैकेट प्राप्त हुए अभी, उन्होंने अधिकारी का निराकरण हो गया है। तो शुरू कर दो इस कोरोना वार का मुकाबला कर रहे हैं। थैंक यू वीरेंद्र सिंह, आपकी चिंता और सरोकार के लिए थैंक यू सर। मैं नेक्स्ट द हिंदू से मोहम्मद इकबाल जी को अनुरोध करूंगा। सर कुछ 2-3 दिन पहले आपने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि राजस्थान में किसी को भी भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। वस्तुतः ग्राउंड लेवल पर सिचुएशन ये है कि जो जयपुर के नजदीक भी इंडस्ट्रियल एरियाज है, जैसे कि सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया, सांगानेर इंडस्ट्रियल एरिया, वहां पर लोगों तक खाना नहीं पहुंचा है और ये ज्यादातर वहां पे माइग्रेंट लेबर्स हैं जो दूसरे राज्यों से आए हुए थे, जो अपने घर नहीं लौट सके, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल। जिला प्रशासन की तरफ से अगर कहीं किट भी दिए जा रहे हैं तो वो किट को व्यक्ति विशेष को पूरी फैमिली को दिया जा रहा है। तो यदि फैमिली में कुछ परिवार में बच्चे जाते हैं तो उनके लिए पूरा नहीं पड़ता। माइग्रेंट लेबर अगर अपने घर से छोटे घरों से निकल के बाहर यदि आते हैं तो उन्हें पुलिस उन्हें उनका डंडे पर
कल तक बोले पहुंचे? देखिए, आपने देखा होगा कि सरकार की मंशा क्या है। जब हमने यहाँ तक तय कर लिया कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए, तो मैंने प्रदेशवासियों के ऊपर विश्वास करने किया। उसमें आप सब आते हैं और तो बहुत कामयाब रहे। इक्का दुक्का घटना छोड़ दीजिए, वरना आपको मालूम होना चाहिए कि हमने अभी जयपुर में 1 लाख पैकेट खाने के बने बनाए, वो बैठ रहे हैं। जब जोधपुर बने होंगे 70,000 बैठे होंगे हर जिले के अंदर। वहां के दानकर्ताओं ने, भामाशाहों ने, आम लोगों ने कोई कमी नहीं रखी। मैंने कहा हर व्यक्ति कम से कम 1 खाना एक्स्ट्रा बना ले। वो टेलीफोन आ रहे हैं तो वो भी काम कर रहे हैं, तो हम सब मिलजुल कर इस काम को पार लगा सकते हैं। कोई कम्युनिटी गैप के कारण से ये शिकायत हो सकती है, कहीं नहीं पहुंचा हो तो हमारे कंट्रोल रूम में जैसे ही कोई इतना मिलती है तत्काल उसका निराकरण करने की कार्रवाई शुरू होती है। अधिकांश लोगों में रात को मेरे पास रिपोर्ट आती लिखित के अंदर कि एक शिकायत आई थी, हमने इनको टेलीफोन किया, निराकरण हो गया, वापस इतना भी आ गई। ये शुरू से मतलब इस काम को किया गया है। और मैं समझता हूँ कि लिको चाहे इंडस्ट्री एसोसिएशन वाले लोग हों या भामाशाह हो, सब अपना अपना काम बेखुद कर रहे हैं और कोई कमी नहीं आ रही। बल्कि हमें कहना पड़ रहा है कि पक्का खाना जो है वो पक्के मकान वालों मत दो, आप उन गरीबों के लिए रखो जो गरीब कई बेचारा लोग हैं, डेस्टिट्यूट है। और शायद आपको ध्यान होगा कि हम लोगों ने सर्वे करवाया पूरे राजस्थान के अंदर डेस्टिट्यूट का, जिनके आगे पीछे कोई नहीं, बेचारा है या जो इतने गरीब दिहाड़ी मजदूर के लोग हैं और कचरा मिलने वाले लोग हैं, इस तरह लोगों का अलग सर्वे करवाया गया। और इसके अलावा जो 78 लाख पेंशनर्स है उनको अलग से 2 महीने की पेंशन दी गई साथ में। और साथ में ये ध्यान रखा हमने जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर लोग हैं उनको 10 किलो अनाज फ्री दिया जा रहा पर हेड। पर साथ में जो पेंशनर नहीं है उनके लिए विशेष योजना बनाई गई, जो मजदूर भी है, बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अंत्योदय योजना के लोग और मैंने कहा दिहाड़ी मजदूर वाले लोग, इन सबको 1000 रुपये हमने दिया करें इनको ये खाते में डाले और फिर इनके 500 और दे दिए गए, जिससे कि उन्हें खर्च चला सके। वो जिन्हें खाते नहीं है उनको कैश डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, दिया जा रहा है। इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ उदाहरण के साथ में कि पूरे प्रदेश के अंदर राजस्थान सरकार ने जो व्यवस्था करी है इंस्टीट्यूट के लिए, जिस रुपये पैकेट खाने के आप जहाँ तो राजस्थान में होंगे तो भामाशाह है, दानदाता के रूप में वो हमेशा अपना हिस्सा रखते हैं। जिसके अंदर राजस्थान की संस्कार संस्कृति में ये बात घुसी हुई है, उसी को ध्यान में रखकर के तमाम कार्य की गई और मैं कभी वो निभा रहे हैं। बाकी वैसे कोई शिकायत आती है तो उसको हम लोग दूर कर देते हैं और शिकायत आज नहीं होता है। इससे मेरे काम करते हैं तो शिकायत आ भी सकती है, कहीं कहीं सूचना के अभाव में शिकायत आ सकती है। धन्यवाद। थैंक यू सर। इकबाल जी धन्यवाद। 22 तारीख के लॉकडाउन के पहले या दूसरे दिन से ही सर की चिंता जो है ये किसी को भूखा नहीं रहने दें, बहुत अगली अपील राजस्थान सरकार ने करी थी, लेकिन आपने ध्यान दिया है और इसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम्स ऑफ इंडिया से भानु प्रताप सिंह जी को मैं अनुरोध करूंगा। सेम साहब, ये डेली वेज लेबरर्स के लिए क्या प्लान है गवर्नमेंट का? इनकी जो जीवन पटरी को वापस आएगा इसके, तो लॉकडाउन खुलने में क्या इनको कोई प्रायोरिटी मिलेगी? कुछ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज क्या उनको प्रायोरिटी मिलेगी ताकि ये जो डेली वेज लेबरर्स है और ये जो वर्कर्स है माइग्रेंट वर्कर्स, इनका जीवन वापस पटरी पर आ सके? इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ये लेबर मैंने भी आपको बताया ना। अभी तक तो हम लोग उनको कैश के ऊपर या कान के रूप में मत कर रहे हैं और योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफ वही है देश के अंदर, प्रदेश में सबसे ज्यादा तकलीफ वही जिसकी तरफ ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। तो आप निश्चित रूप से सर्वे हमने करवाया कलेक्टर के माध्यम से और बहुत ही सीरियसली सर्वे होगा वो। अब हमारे पास जो लिस्ट बन गई है
चल जाए लॉकडाउन मान लीजिए एक सेकंड के लिए, या घूम फिर के वापस कोरोना की स्थिति बन गई कभी, वो शहर हमारे काम आएगा, उन्हें घरों तक जाकर फूड पहुंचाने का या सामग्री पहुंचाने का या इमदाद पहुंचाने का, ये हमारे सबसे बड़ा काम, ये हमारे मैं समझता हूँ इसमें हमने अभी पूरा किया इसको। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं अभी इससे पहले वाले प्रश्न में एग्जैक्टली इसी को आंसर किया था कि 78 लाख पेंशनर जो लोअर तबके और 36 लाख से ज्यादा, जिसमें 25 लाख निर्माण श्रमिक हैं और बाकी स्ट्रीट वेंडर, कचरा बीनने वाले और डेस्टिट्यूट हैं, उनके लिए 2500 रुपए एक बार का पैकेज लागू किया था और 2 महीने तक 10 किलो जो है अनाज देने का भी किया था। इसी तरह लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री की तरफ भी पूरा प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ ध्यान दिया जा रहा है, ये सर ने बताया था। मैं नेक्स्ट कॉल करूंगा मनोज शर्मा जी से अनुरोध करता हूँ इंडियन न्यूज के। नमस्कार। नमस्कार। सर, पहले जो पिछले कार्यकाल में आकार प्रबंधन की बढ़िया व्यवस्था करी थी, तो इस बार वापस से आर्थिक व्यवस्था पटरी पर आ जाए प्रदेश के, इसके बाद में लॉकडाउन खुलने के बाद, इसके लिए क्या प्लान आपने तैयार किया? देखिए, तो पिछली विषय हुई थी पीएम के साथ में, तभी फैसला हो गया था 2 कमेटी बनाई गई है। एक कमेटी बनाई गई है लॉकडाउन खुलने के बाद में क्या क्या कार्रवाई की जाएगी, दूसरी कमेटी बनी है आर्थिक रूप से कैसे वापिस गाड़ी पटरी पर आए। इस अरविंद वायनाड जो फॉरेन फाइनेंस सेक्रेटरी गवर्नमेंट इंडिया के अंदर, उनकी अध्यक्षता कमेटी बनी है, जिस तरह आपने ध्यान दिलाया, और वो टास्क फोर्स पूरी तरह पूरी टीम के साथ काम कर रहा है और जल्दी उसकी रिपोर्ट आएगी कि किस रूप में हमें लॉकडाउन खोलने पर, या लॉकडाउन चलता भी है मान लीजिए, तभी मैं कहना चाहूंगा कि लॉकडाउन चलते हुए क्या ये संभव है कि छोटे व्यापारी या छोटे उद्यमी या कुछ ऐसे काम जो कि संभव है, लेबर की कम जरूरत है, लेबर यहाँ मौजूद है, तो क्या वो संभव है कि वो जल्दी चालू हो सके? ये तमाम एग्जामिन करने के बाद रिपोर्ट आएगी, उसके ऊपर चाहेंगे जल्दी इसमें पटरी काम शुरू हो और रात मिले लोगों को, और काम जो लॉकडाउन में जो अर्थव्यवस्था दूसरे से पिट गई है उनको कुछ राहत मिल सके, ये हमारा प्रयास है। धन्यवाद सर। मनोज शर्मा जी, धन्यवाद आपकी चिंताओं के लिए। ब्यूरो चीफ पीटीआई संदीप दहिया जी से निवेदन है। सर, आपकी तरफ से जो केंद्र को डिमांड भेजी गई है, चाहे वो फाइनेंशियल पैकेज हो या कुछ और, उनको लेकर के अभी तक क्या कोई रेस्पॉन्स आया केंद्र की तरफ से, और या क्या कोविड के लिए कोई फंड अभी तक अप्रूव हुआ है? देखिए, वैसे जो ये एनडीआरएफ का फंड आना है तो ये आता ही है, तो नई बात नहीं है। हमारी मुख्य मांग जो है वो मेरे 2-3 सुझाव थे, पीएम साहब को मैंने कर दिए हैं, पहले भी दिए थे, कल वापस हमने कुछ और बढ़ा के दिए हैं। और उसमें यह है कि एक तो हम चाहते हैं कि 1 लाख करोड़ का फंड जो है अभी तक जो दिए गए वो दिए गए कर्जे के रूप में, जो नई बातें होती है, कर्जा ले सकते। हम चाहते हैं 1 लाख करोड़ का फंड ग्रांट के रूप में राज्यों को मिले, सब राज्यों को मिला करके, और हमने कहा कि वो राज्यों में इतनी संख्या है मरीज की, कोरोना मरीज की, आधार वो बन सके, वहां की जनसंख्या बन सकती है, पहले फेज के अंदर पैसा बढ़ सकता है फॉर्मूला बना के, उसके बाद में सेकेंड फेज के अंदर जो पैसा बढ़ता है उत्तर प्रदेश में जो जीएसटी काउंसिल का एक फॉर्मूला होता है, इंटर स्टेट काउंसिल का फॉर्मूला होता है, उसको अपनाएं और पैसा आप बांट दीजिए सब राज्यों को, तो उनको कुशल मिलेगा पैसा खर्च करने का। क्योंकि राज्यों की स्थिति प्रधानमंत्री खुद भी जानते हैं, केंद्र की स्थिति बहुत ही नाजुक बन चुकी है फाइनेंस के रूप में, इकोनॉमिक स्लोडाउन के बाद में, कोरोना के पहले से राज्यों की स्थिति बहुत ही मैं समझता हूँ बहुत कमजोर बन चुकी राज्यों की, सब राज्यों की। ऐसे वक्त में कोरोना आ गया है जिससे कि पूरा जो आपका लॉकडाउन हो गया, तो जो मार्च के बाद में अप्रैल में आते हैं रेवेन्यू आती है, वो मेरे ख्याल 15% मुश्किल से आई है। 1000 करोड़ आ रहे हो तो 150 करोड़ आए होंगे। जस्ट इमेजिन क्या बीते होगी राज्यों पर, ये स्थिति है। ये सब बातें हमने कल
कल प्रधानमंत्री जी को बताया है। इन स्थिति में राज्य चल रहे हैं। राज्यों की स्थिति रेवेन्यू तो हो नहीं सकती है बिना केंद्र के सहयोग के। केंद्र के पास तो आरबीआई है एक सूट से, केंद्र के पास तो आरबीआई के माध्यम से छाप सकते वो लोग एक्स्ट्रा। तो कभी का आपने रेशमी सिन्हा का आर्टिकल था इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, उन्होंने कहा है कि बिना नोट छापे हुए काम नहीं चल सकता देश की इकोनॉमी में। तो क्राइसिस आ गई कोरोना के वक्त में, तो और अधिक आवश्यक है कि राज्य में अनुदान करे केंद्र में, तो कुछ बिना नोट छापना संभव नहीं है और नोट छापने चाहिए उनकी लिक्विडेशन से। तो ये मैंने जो कल कहा है। दूसरा मैंने कहा कि जो जीडीपी का जो है 3% मिलता कर्जा लेने के परमिशन भी लेनी पड़ती है केंद्र से। अभी देखा हुआ आपने पीढ़ी सप्ताह कुछ पैसा मेरा तो राज्यों में मिल रही थी, वो पहले वो बोला था कि हमें कर्ज लेने में छूट है हर राज्य को। वो पैसा हम लोग मांगते हैं कि आप 30,000 की छूट है, आप 2,000 की दे दीजिए। हमें तो छूट मिली। उस दिन परसों जो खबर आई थी राज्यों को वो खारिज कर्जा देने की छूट मिली थी, जो हमारा अधिकार है, वो नई बात नहीं है। हमने भी कहा एफआरडीए जो बना है वो यशस्वी के बना था, उनका भी 3% की बजाय उसको बढ़ा के 5% करना चाहिए फिस्कल डेफिसिट के लिए, जिससे कि और राज्यों को आसानी हो सके। तीसरा वेज जो होता है वो मांगना पड़ता है आदमी से जब स्थिति खराब होती है। तो आपको हमें खुशी होगी ज्यादातर वो राज्य है जहाँ अभी स्थिति नहीं बनी है ऐसी। 14 राज्य बन चुकी है। मैं उनकी पहले निश्चय कर रहा हूँ कि कभी हमारी बन सकती है। आज हमारी स्थिति अच्छी है, अच्छी ढंग से मैनेजमेंट हो रहा है। ये ना तो मिल्स के ऊपर आरबीआई के ऊपर डिपेंड है और ना ओवरड्राफ्ट के लिए केंद्र सरकार पर डिपेंड है फॉर्चुनेटली। तो कभी हो सकता है ऐसी स्थिति कभी आएगी किसी राज्य की। जो कल मैंने जो पहले किए मोदी जी से उन्होंने करी है कि जो राज्य जा चुके हैं मिल्स के लिए आरबीआई के पास में, उन सबका जो पैसा देते हैं वो उधार के रूप में देंगे, वो ब्याज मुक्त दिया जाए, किसी हमें भी कभी उसका लाभ मिलेगा अगर देना होगा तो। नंबर 3 जो पैसा जो डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन रहे, राज्य में मिलता है वायरस के स्प्रेड को रोका जा सके। जिसको आपके मुख्यमंत्री मैंने कहा 1 लाख रुपए का ये मैंने किया ड्रोन से तमाम जो फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाए कुछ 3 से 5% हो जाए। दूसरा ये का है ये तमाम जो फेस्टिवल्स आ जाती हैं 14 पॉइंट मेरा ये था कि राज्यों पे जो कर्जे हैं आरबीआई के है, चाहे वो आप समझ लीजिए कोई कॉर्पोरेशन का है, फाइनेंस कॉर्पोरेशन का है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का है, इन तमाम कर्जों को आप 6 महीने के लिए विदाउट इंटरेस्ट मॉनिटरिंग कर दीजिएगा, क्योंकि राज्यों में धारनी पड़ेगी। वैसे भी आप नहीं करोगे, केंद्र नहीं करेगा तब भी कोई राज्य चुकाने वाले नहीं है, क्योंकि पैसा आई नहीं रहा, रेवेन्यू क्या चुकाएंगे वो। पर हमने कहा आप लोग खुद ही छूट दे दिया आगे बढ़ करके, ये हमने कहा। और हमने लास्ट में भी कहा कि यूपीए गवर्नमेंट में डॉक्टर मनमोहन जी से प्राइम मिनिस्टर, प्रणब मुखर्जी से मुख्यमंत्री, हमने उस वक्त में देखा स्टिमुलस पैकेज दिया गया था देश के अंदर, जिससे कि परचेजिंग पावर बढ़े लोगों की, पैसा जब पंप करेंगे जनता में खर्च होगा विभिन्न एक्टिविटी के अंदर, तब जाकर के वहां पर आपका वहां पर खर्च होगा पब्लिक के अंदर, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, वहां पर पैसा आएगा तो उधर वापस सर्वाइव करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो मैंने उनको 2008-9 की तरह आप भी बड़ा पैकेज दीजिए। और शायद आप लोगों ने सुना होगा परसों के रोज 3 दिन पहले दुनिया भर के मुल्कों ने, अमेरिका हो या कनाडा हो या कोई मुल्क हो, करोड़ों अरबों में पैकेज दिए गए। वो तो हमारी सरकार तक नहीं दे पाए, वो अलग बात है, परंतु लाखों करोड़ के पैकेज दिए गए वहां पर। तो हम चाहते हैं जो हमारी स्थिति है उस रूप में हमारी गवर्नमेंट आगे आए और पैकेज स्टेबल पैकेज दे देश को, जिससे कि हमारी भी स्थिति आने वाले वक्त में सुधर सके। थैंक यू सर, शुक्रिया संदीप दहिया जी। मैं अनुरोध करता हूँ एबीपी न्यूज से मनीष जी शर्मा से, कृपया अपना प्रश्न रखें। मनीष जी शर्मा।
दिवाड़ा बॉर्डर के लिए मुझे पूछना था, आपने बता दिया उसका कि जयपुर की जो भी जनसंख्या और तमाम बातें हैं तो आपका जवाब है। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। क्वेश्चन निकम एंड लास्ट क्वेश्चन है योगेंद्र शर्मा जी, जन टीवी से योगेंद्र शर्मा जी। सर नमस्ते। सर मेरा सवाल है कि लगभग 3 सप्ताह से लोग अपने घरों में हैं, लोग डरे हुए भी हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए लोग। बड़ी खबर है, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में ये भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली और एनसीआर रीजन में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लोगों ने अपने पैरों के नीचे जमीन को हिलता महसूस किया। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर। और ब्रेकिंग न्यूज है, कुछ ही पलों में ये साफ हो पाएगा कुछ देर के बाद कि रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता कितनी थी, भूकंप का केंद्र क्या था। फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं, थोड़ी देर बाद ये स्थितियां भी साफ होंगी। फिलहाल जो खबर मिल रही है तो दिल्ली और एनसीआर के कुछ इलाकों में, नोएडा, गाजियाबाद में लोगों ने अपने पैरों के नीचे जमीन को हिलता महसूस किया। भूकंप के झटके महसूस किए गए। पूरे विश्व के अंदर मानवता के ऊपर क्राइसिस है। इन मानवता के क्राइसिस में एक मानव दूसरे मानव की सेवा नहीं करेगा, सर्व नहीं करेगा तो कोरोना को आप हरा नहीं पाओगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, देश के प्रदेश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन और भी कोई धर्म के लोग हैं, वो सब लोग मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे कोरोना के खिलाफ जंग में, तब जाकर के आप जंग को जीत पाओगे। ये मेरा मानना है। और उसका वो हमारे भी आज मालिकों को चाहिए कि मजबूरी के अंदर आज हमारी गठबंधन परेशानी भी होगी, पर जिन मजदूरों के कारण से, जिन नौकरी पैदा के श्रमिकों के कारण से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, मेरी इंडस्ट्री काम हुई है, उनको मैं परिवार की तरह समझूँ, ना उनको मैं निकालूं ना उनको तकलीफ दूँ। ये उनकी भावना आनी चाहिए। तो जिंदगी मौत का सवाल है। थैंक यू सर। कुछ समय जैसे जो हमें प्रश्न एडवांस जानकारी मिली थी वो हमने सूचीबद्ध कर ली है। ये जो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की इजाजत से 2 प्रश्न और ले पाऊंगा समय के हिसाब से, जैसे 6 भी बजने वाले हैं। पहला लक्ष्मी जल्दी पंत साहब का है, दैनिक भास्कर से। पंत साहब, सभी प्रश्न वैसे तो जो हमारे आज के हेडलाइन भी हो सकता है कि आप लॉकडाउन की घोषणा कब करने वाले हैं, और दूसरा कि उसकी इसके रूपरेखा इस बात क्या होगी, क्योंकि हमारे 33 में से 25 जगह संक्रमित हैं। दूसरा सवाल लॉकडाउन की घोषणा एक्सटेंशन, लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा उसकी रूपरेखा क्या होगी। दूसरा सवाल है सर, दूसरा सवाल है इसमें साथ में कि रामगंज में जैसे आप 35 मरीज मिले हैं और 336 मिल चुके हैं, तो क्या हम रामगंज में सामाजिक संक्रमण के बाद कभी पहुंच गए? ये दूसरा सवाल है। क्या है? रामगंज में सामाजिक संक्रमण तो नहीं हो रहा। अब देखिए, पहला क्वेश्चन तो आपका जो है उनके जवाब तो आपको जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री ने कल आपको इशारा किया है। अब किस शर्त पे हो, क्योंकि लॉकडाउन में मेरा विचार है कि लॉकडाउन जो है, हमने कमेटी बनाई है कि लॉकडाउन खुलने की पहले कमेटी बन चुकी थी, जिसमें इकोनॉमिक आधार बना के कमेटी अलग बनी आगे फ्यूचर को देखते हुए।
खोलने में क्या होना चाहिए, तो कमेटी विचार कर रही है। हम कहेंगे लॉकडाउन अगर मान लो आगे लगातार अगली घोषणा होती भी है तो क्या संभव कुछ है क्या कि में आप लोग लोकल लेवल पर ऐसी स्थिति पैदा करें जो हम लोग चाहेंगे मॉडिफाइड लॉकडाउन के रूप में सामने आए, मॉडिफाइड लॉकडाउन के रूप में सामने आए। ये मेरा सोच है। अब ये सोच कितना पूरा हो सकता है क्योंकि डिपेंड करता है भारत सरकार पे भी। अभी तो ऐसे उद्योग धंधे हैं जहाँ पर इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट की बात है तो बगैर भारत सरकार के सहयोग संभव नहीं है। हम कुछ करना चाहेंगे भी तो आप सुबह के बाहर जा नहीं सकते हैं। तो क्या इंटरनेट जो रिसोर्सेज है, चाहे मजदूर हो चाहे और कोई स्थिति हो राज्यों के अंदर ही, उस प्रकार की हम लोग एग्जामिन करेंगे। अगर संभव होगा तो हम लोग फिर ये मॉडिफाइड लॉकडाउन लेके आने की कोशिश करेंगे। और नंबर जो आपने कहा सामाजिक संक्रमण की बात, ऐसी कोई बात नहीं होती है। और मैं समझता हूँ कि अभी तो सब लोग मिलके ही, चाहे वो कोई पिछले 5 दिना कमाईने कोरोना रो अटैक डबल मरुधरा कमाईने घेरायो संकट 796 पहुंचा पॉजिटिव केसेस 10वीं मौत। पिंक सिटी कमाईने कोरोना पसार्या पाव। राजस्थान कमाईने सबसे ज्यादा प्रभावित राजधानी 336 पहुंचो संक्रमिता रो आंकड़ो। कोरोना ने ले राजस्थान सतर्क। सीएम गहलोत कलेक्टर आला अधिकारियों से करी बात। हॉटस्पॉट बने इलाका का मायने स्क्रीनिंग तेज करने का निर्देश। तबलीगी जमातियां ने ले प्रदेश के मायने सियासत तेज। बीजेपी विधायक लाहौटी सरकार माथे साधे निशानो कहो जमातियां री मेहमान नवाजी के मायने लागेड़ी है सरकार। लॉकडाउन 19वां दिन आज ज्यादातर घर कमाईने लोग कैद। जरूरी सामान के लिए निकल रहा 12। बेवजह घूमना आना पर पुलिस की सख्ती। हर संकट की घड़ी कमाईने मदद के लिए आगे आया लोग। प्रधानमंत्री मोदी करी पीएम केयर्स फंड कमाईने दान री अपील। सीएम गहलोत भी राहत कोष कमाईने मांग्यो सहयोग। नमस्कार, आप देख रहे हो अपनी खबरें, आपका स्वागत। मैं हूं आसिफ और वक्त की बड़ी खबर जठे दिल्ली एनसीआर से मिल रही है। दिल्ली एनसीआर का मायने भूकंप रा तेज झटका महसूस किया गया है। दिल्ली नोएडा का मायने गाजियाबाद का मायने भूकंप रा झटका महसूस किया गया है। अब से कुछ देर पहले दिल्ली और एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन का मायने ए भूकंप रा झटका महसूस किया गया है। कुछ देर पहले ही आ खबर सामने आई जठे अब रिक्टर स्केल पर एक की तीव्रता कितनी ही कुछ देर कमाईने और इको एपी सेंटर कटा हो, इको केंद्र कटो कुछ ही देर कमाईने सामने आ जाएगो। लेकिन थोड़ी देर पहले दिल्ली एनसीआर कमाईने भूकंप रा तेज झटका महसूस किया गया। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद कमाईने और ये वक्त सीधो रुक करांगा मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरफ जठे तमाम मीडिया अधिकारी बैठे इकट्ठा है और कोरोना ने लेकर आगे रणनीति के ऊपर मेडिकल व्यवस्था ने लेकर चर्चा चल रही है। टेस्ट करवा देते हैं, स्क्रीनिंग लाखों लोग होती है। उनमें से जैसे भीलवाड़ा के अंदर 6 लाख परिवारों में स्क्रीनिंग हुई और 14,000 निकले थे सिर्फ वहां पर जो सिम्टम्स थे उनको। तो 14,000 की फिर बाद में आगे टेस्ट की बात होती है या उसको देखा जाता है कि इनकी स्थिति क्या स्थिति है, उसके डर फैसला होता है। इसके लिए मैं लापरवाही नहीं समझना चाहिए। स्क्रीनिंग का मतलब है घर तक पूरे पूछताछ करना। वरना बताइए पूरे राजस्थान में 7 करोड़ लोगों को कैसे आप इलाज एक साथ कर सकते हो या आप टेस्ट कर सकते हो, ये बात है। मुझे भी राजस्थान की आपने बात कही, इसमें आपने देखा होगा कि काफी पब्लिक एजुकेट भी किया गया था और वो एक माहौल अपने बना, उसका फायदा में मिला है।
कि क्योंकि यहाँ दवाएं फ्री पहले हो गई, टेस्ट फ्री हो गए, लोगों में एक कॉन्शियसनेस आई हुई थी कि निरोगी राजस्थान का एक प्रकार से एक आह्वान किया गया, पहला सुख निरोगी काया कहा गया, तमाम बातों फर्क पड़ता है। और फिर कोरोना आ गया तो पूरे विश्व के अंदर जो हालात बने उसको लेकर सब लोग हम चिंतित थे। और इस रूप में मैं समझता हूँ कि राजस्थान वो राज्य देश के अंदर है जिससे कम से कम कॉन्शियस होकर के वहां की पब्लिक ने, मीडिया ने, ब्यूरोक्रेसी ने और हम सब ने, मैं समझता हूँ आज डॉक्टर भी या स्वास्थ्य कर्मी भी कोई वर्ग ऐसा नहीं जो कि इस काम में लगा हुआ नहीं यज्ञ के अंदर आहुति देने के लिए। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि राजस्थान में पहले निरोगी राजस्थान का माहौल बन चुका था। स्क्रीनिंग अगर आई बात होता तो बिरड़ा मॉडल कभी सक्सेस नहीं होता, ये मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा आपको इतना करा देंगे, शाम को 7 बजे कोशिश करेंगे अधिकांश समय, अधिकांश दिनों में आपके सामने हम लोग हाजिर हों। अब आप अपने अपने जो एस्टेब्लिशमेंट है वहां से, अपने घर से या जो आज व्यवस्था करी है उसको आप पसंद करेंगे, घर से आप निकलना चाहेंगे उसको आपके ऊपर रहेगा। पर मैं या हमारे स्वास्थ्य मंत्री हम दोनों हम चाहेंगे कि हर शाम को 7 बजे आधे घंटे के लिए आपसे रूबरू हो। और आपकी आशंका कोई है, बल्कि आशंका नहीं करना चाहिए, मैं भी कहना चाहूंगा कि आपके भी जो कमरे उनसे आपके पास जो फीडबैक आता है गली का, मोहल्ले का, आम जनता का, वो फीडबैक भी आप शेयर कर सकते हो। जरूरी नहीं वो क्वेश्चन आंसर के रूप में ही हो। अगर आपका फीडबैक मिलेगा हमें तब भी हमारी सरकारी मशीनरी को, हम सबको आगे की प्लानिंग करने में आसानी रहेगी। आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। ये बात कहता हूँ, अपनी बात सुनूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी मीडिया के वरिष्ठ साथी समय निकालकर आज इस डीसी में उपस्थित हुए उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। आपकी फीडबैक, न्यूज एंड व्यूज हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। थैंक यू वेरी मच। और इस कोरोना के संकट में कृपया जन जागृति जो सरकार की एडवाइजरी इसके प्रसार में योगदान। थैंक यू।